तो आज मैंने जिस एनीमे को दबोचा है, शुरू में ये आपको रोम कॉम फैंटेसी टाइप एनीमे लग सकता है, लेकिन वीडियो में आगे दो प्लॉट ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर इस वीडियो के एंड तक अगर आपके मुंह से ये नहीं निकला तो बेशक इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, पर पहले सब्सक्राइब कर तो लो। आज से लाखों साल पहले अंधकार के डीमंस ने दुनिया को दूसरा नर्क बना दिया था। तब गॉडेस ऑफ फेट ने 6 हीरोज को चुना और उन्हें दुनिया को बचाने की ताकत दी। उन चुने गए 6 हीरोज को आज ब्रेव ऑफ द 6 फ्लावर के नाम से जाना जाता है। अब अभी के दौर में हमें पियाना शहर दिखाया जाता है, जो कि व्यापार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन आज यहाँ गॉडेस ऑफ फेट की निगरानी में रिचुअल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल आयोजित किया गया है। इस बैटल के एक तरफ थे रॉयल गार्ड के कैप्टन रेनहॉक और वहीं दूसरी तरफ नेशन ऑफ वर्डेंट ग्रीन के तोमासो। इन दोनों के बीच जीतने वाले को फाइनल्स में प्रिंसेस नशतानिया का सामना करना होगा, जो कि इस सदी की सेंट ऑफ द ब्लेड है। अब जब ये मैच शुरू होने ही वाला था कि तभी उनके बीच एडलेट मेयर नाम का एक योद्धा बीच में आ जाता है, जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने का दावा कर रहा था। वो फाइट के लिए दोनों योद्धाओं को चैलेंज कर देता है, जिसमें वो दोनों के साथ एक साथ लड़ने वाला था, पर उसे पागल करार कर उसकी बात को टाल दिया जाता है और उसकी यूं दखलंदाजी पर उसे सजा दी जाने वाली थी। लेकिन वो पूरी रॉयल आर्मी को पल भर में ढेर कर देता है। हमला तो उसने फाइनलिस्ट्स पर भी किया था, लेकिन वो सेमीफाइनल्स में ऐसे ही नहीं पहुंच गए थे। अब जैसी एडलेट की इच्छा थी, अब उसे दोनों का सामना एक साथ करना पड़ रहा था। एडलेट फुर्तीला था, बैटल में कमर पे बम लगा कर आया था। वो स्मोक बॉम्ब थे, जिसकी आड़ में वो मैदान में कुछ फैला देता है और रेनहॉक पर हमला कर देता है, पर वो अपने आप को बचा लेता है। लेकिन एडलेट उसका मुंह पकड़ लेता है और उसके मुंह पर ब्लास्ट कर देता है और जमीन पे उसे पटक देता है। एडलेट ने बैटलफील्ड में कील फैला दी थी, जिससे अब तोमासो भी लड़ने के काबिल नहीं बचा था। वो गॉडेस की मूर्ति को चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और देवी को उसे ही ब्रेव ऑफ द 6 फ्लावर के लिए चुनना चाहिए। तभी वो एक सोल्जर के द्वारा दबोच लिया जाता है। उसकी इस हरकत से पूरी जनता वहाँ की गुस्सा हो गई थी। एडलेट को कारागार में डाल दिया जाता है। एडलेट से मिलने वहाँ प्रिंसेस की मेड आती है, जो टूर्नामेंट में उसकी फाइट देखकर उसकी फैन बन गई थी। वो एडलेट से हैंडशेक करना चाहती थी। ये अजीब तो था, पर एडलेट हाथ मिला लेता है। उसका हाथ पकड़ते ही उस लड़की ने बता दिया था कि एडलेट शर्मीला है, उसे लड़कियों से बात करने में दिक्कत होती है, लेकिन वो ये मानने से इनकार कर देता है। आखिर वो सबसे ताकतवर इंसान है पूरी दुनिया में। पर ये कहते वक्त उसके गाल भी टमाटर जैसे लाल हो चुके थे। खैर, उस लड़की को एडलेट के बारे में जानने में इंटरेस्ट आ रहा था। एडलेट उसे बताता है कि उसने 10 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया था और अपने मास्टर एस्ट्रो स्पाइकर के साथ पहाड़ों में जाके रहने लगा, जहां वो डीमन गॉड को हराने की ट्रेनिंग किया करता था। उन्होंने जो भी एडलेट को सिखाया, उस हर तकनीक के पीछे कोई मकसद था, इसीलिए एडलेट भी पूरी जान लगा देगा अपनी मंजिल पाने के लिए। वो तो प्रिंसेस नशतानिया से भी फाइट करना चाहता था, पर फिर ये सब हो गया। लेकिन उसे यकीन है और गॉडेस ऑफ फेट भी ये बात जानती है कि वो प्रिंसेस से ही नहीं, दुनिया के हर ताकतवर इंसान से ताकतवर है। अब बस डीमन गॉड को हरा के और दुनिया में फिर से शांति कायम करके वो ये साबित भी कर देगा। वैसे एडलेट के पूछने पर वो मेड बताती है कि वो टूर्नामेंट फिर से हुआ था, जिसको तोमासो ने जीता था, पर वो जीत भी इसीलिए पाया क्योंकि एडलेट ने रेनहॉक का हाथ जो तोड़ दिया था। वो मेड एडलेट से पूछती है क्या उसको 6 ब्रेव हीरोज में से एक बनना है। हमें एक कहानी सुनाई जाती है सेंट ऑफ द सिंगल फ्लावर की। आज से लाखों साल पहले डीमन गॉड पहली बार सामने आया था। उसने पूरे महाद्वीप को इंसानों के लाल खून से रंग दिया था। उसने अपनी बॉडी को स्प्लिट करके अपने जैसे और बनाए, जिन्हें फिंड्स कहा जाता है, जिसका नतीजा और मौतें। इंसान विलुप्त होने लगे। लोगों ने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, पर तभी एक संत लोगों के सामने आया। उसने 6 फेडल फ्लावर को प्रकट किया। लंबी चली एक लड़ाई के बाद उन्होंने डीमन गॉड को सील कर दिया था, पर डीमन गॉड कभी तो सील तोड़ के आजाद होता। इसीलिए उन्होंने उस फूल की पंखुड़ियों को 6 हिस्सों में बांटा और कहा जब भी डीमन गॉड वापस आएगा, उनकी पावर 6 हीरोज को चुनेंगी, जिनके अंदर उनकी शक्तियां होंगी और वो डीमन गॉड को वापस सील कर देंगे।
जिसको भी ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर बनने की इच्छा होती है, उन्हें गॉडेस ऑफ फेट के टेम्पल के सामने अपने आप को साबित करना होता है। और अगर वो चुने जाते हैं तब उनकी बॉडी के किसी हिस्से पर ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर का निशान प्रकट होता है। ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर 700 साल पहले सामने आए थे। उस वक्त डीमन गॉड से पहले डीमन किंग अपीयर हुआ था, जिसको उन्होंने हराया और डीमन गॉड को भी फिर से सील कर दिया। आखिरी बार ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर 300 साल पहले सामने आए थे और आज वो वक्त फिर जल्द आने वाला है, क्योंकि कई जगहों पर डीमन गॉड के फिंट्स वापस दिखाई पड़े हैं। वो मेड एडलेट को कुछ योद्धाओं के बारे में भी बताती है जो 6 ब्रेव बनने के काबिल थे, लेकिन वो पहले ही मारे गए। जाहिर सी बात थी, जो 6 ब्रेव बनने के काबिल थे उन्हें डीमन गॉड के फिंट्स तो नहीं मार सकते। खैर, वो मेड एडलेट को आराम करने को कहती है जब तक उसके शरीर के घाव ठीक नहीं हो जाते। वैसे भी यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, जिस पर एडलेट यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि एक मेड भी यहाँ पर आ गई है, जिस पर वो हंस देती है। अब उसके जाने से पहले एडलेट उस मेड को उसका एक मैसेज प्रिंसेस को देने को कहता है। वो जानता है कि 6 ब्रेव में प्रिंसेस को भी चुना जाएगा, इसीलिए वो एक दिन उसके साथ आमने सामने की फाइट करना चाहता है, जिस पे पहले तो वो शॉक हो जाती है, फिर खिसिया के हंस के एडलेट की तरफ मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन एडलेट को तहखाने में डाल दिया जाता है। वहाँ बैठने पर एडलेट को कुछ चुभता है। उधर एक खंजर और एक सेब था। उसी जेल के अंदर एडलेट को कई महीने बिताने पड़ जाते हैं। फिर एक रात पियाना शहर का मंजर लाल होने लगता है। ये इशारा था कि डीमन गॉड वापिस आ रहा है। एडलेट के तहखाने तक ये लाल रोशनी आती है, जिसको ये पर्पल रोशनी हरा देती है। हम देखते हैं कि एडलेट को ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर के लिए चुना गया है। वो ये बात सबको बताना चाहता था, पर प्रिंसेस नशितानिया खुद उससे मिलने आती है। वो भी ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर के लिए चुनी गई थी और वो ये भी जानती है कि एडलेट भी चुना गया है। नशितानिया अपने मैजिक से एडलेट के खंजर को मल्टीप्लाई कर देती है और पिंजरे को काट देती है, जिससे सारे सिपाही नीचे गिर गए थे। वो एडलेट को साथ ले जाकर किंगडम को छोड़ देती है और उन्हें कोई रोक नहीं पाता। अब वो लोग कई देशों को पार करते हुए डीमंस की धरती की ओर जा रहे हैं, जहां शायद उनकी मुलाकात बाकी 4 ब्रेव से भी हो जाए। अब लंबे सफर के बाद वो दोनों फैंडीने पहुंच चुके थे, जहां आते ही नशितानिया एक नींबू और एक कैरेट चुरा लेती है। वो बड़े देश की प्रिंसेस है, तो इसीलिए उसे कभी ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं मिला। नशितानिया अपने ब्लेड से उस कैरेट को छील देती है और एक आलू एडलेट को भी छील के देती है। वो जानबूझ के एडलेट के सामने अपने मैजिक को फ्लेक्स कर रही थी। असल में नशितानिया सेंट ऑफ द ब्लेड है और उसे नहीं लगा था कि एडलेट ने कभी सेंट ऑफ द ब्लेड को देखा भी होगा। पर असल में एडलेट एक लड़की को जानता था जो सेंट ऑफ द ब्लेड थी, पर उसे इस चीज की खुशी नहीं थी। जबकि बहुत लोग इस पावर की इच्छा रखते हैं, पर उन्हें ये मिल नहीं पाती। नशितानिया पूछती है क्या उसे भी ये पावर चाहिए थी। सेंट यानी गॉड की पावर सिर्फ महिलाओं को मिलती है, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता। तो मजाक में नशितानिया उस पर सेंट ऑफ द ब्लेड की पावर का यूज करने लगती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। नशितानिया उससे माफी मांगती है। वो थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। नशितानिया खुद नहीं जानती कि वो ऐसी क्यों है। उसकी मेड भी उससे गुस्सा रहती है। उसके फादर तक उसे पसंद नहीं करते, इसीलिए शायद उसके भाग जाने पर किसी को वहाँ फर्क भी नहीं पड़ा होगा। एडलेट को उसके लिए बुरा लगता है, पर वो तो बस उसके मजे ले रही थी, जिससे वो फिर गुस्सा हो जाता है। नशितानिया उसे मनाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि वो असल में ऐसी नहीं है, वो बस सिली होने की एक्टिंग करती है क्योंकि ये मजेदार होता है। एडलेट उसे सीरियस होने को कहता है क्योंकि वो डीमन गॉड का सामना करने जा रहे हैं। असल में ये नशितानिया के लिए नया है कि वो एडलेट जैसे किसी के साथ अकेले सफर पर जा रही है। एडलेट शर्मा जाता है। खैर, वो रात गुजारने के लिए एक खंडर में बसेरा कर लेते हैं। वहाँ नशितानिया एडलेट से 6 साल पहले हुई पियाना सिविल वॉर के बारे में पूछती है। एडलेट इसके बारे में नहीं जानता था। वो उस दौरान माउंटेन्स में ट्रेनिंग कर रहा था। नशितानिया बताती है कि उस वॉर का जिम्मेदार उसके फादर को ठहराया गया था। उनके रूल करने का हक उनसे छीन लिया गया, जिसके बाद सेनापति ही पियाना किंगडम को चलाता था। उसकी माँ और उसका बड़ा भाई भी उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, जिसके बाद वो इकलौती रॉयल फैमिली मेंबर बची है। हालांकि दूसरी कंट्री में उनके रिलेटिव्स हैं, पर वो उन लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहते जो दूसरा सिविल वॉर करवा सकते हैं। नशितानिया ने बहुत कुछ सहा है। उसके खुद के फादर ने सिविल वॉर के दौरान उसे मरवाने का हुक्म दिया था, लेकिन उससे पहले उसकी सेंट ऑफ द ब्लेड की पावर जाग चुकी थी। अगले दिन की सुबह नशितानिया एडलेट से पहले जाग गई थी। वो दिन का उगता हुआ सूरज देख रही थी।
जो बेहद ही खूबसूरत था, और इस खूबसूरती को दुनिया में बनाए रखने के लिए उन्हें डीमन गॉड को हराना होगा। अब सफर में आगे बढ़ते हुए नाशितान्या एडलेट को गोल्डी वरोरा के बारे में बताती है। गोल्डी पियाना किंगडम का ब्लैक हॉर्न नाइट है, जो 6 महीनों पहले ब्रेव किलर को ढूंढने निकला था, पर अब 6 हफ्ते हो चुके हैं पर उसका कोई अता पता नहीं है। गोल्डी कोई नौसिखिया नहीं है, वो पिछले हुए टूर्नामेंट का फाइनलिस्ट था, और यही कारण भी था कि नाशितान्या उससे गुस्सा है, क्योंकि फाइनल्स में उसने जानबूझ के नाशितान्या को जीतने दिया था। इसीलिए वो अपने अपमान का बदला लिए बिना वो नहीं चाहती कि गोल्डी मारा जाए। नाशितान्या को उसकी परवाह है, क्योंकि वो सिर्फ 16 साल का है। वैसे यही साल एडलेट और नाशितान्या की भी जवानी फूटी है, यानी वो 18 साल के हो चुके हैं। इस बीच हमें रियोरा के बारे में भी पता चलता है, जो कि सेंट ऑफ द सन है। रियोरा के बारे में एडलेट भी जानता था। एक बैटल में उसने अपने दुश्मनों को सन रे से खत्म कर दिया था। अब अचानक वो गायब हो गया है, लेकिन वो 6 ब्रेव में से एक वैसे भी नहीं बन सकता था। इसके लिए उसकी एज बहुत ज्यादा है। खैर, वो लोग ग्वेन बेयर देश पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वो सीधा डीमंस की धरती पर होंगे। पर अभी उन्हें वहां पहुंचने में 10 दिन तो लग ही जाएंगे। रास्ते में हम देखते हैं कि इंसानों की बहुत बड़ी भीड़ ग्वेन बेयर को छोड़ के जा रही है। एडलेट नाशितान्या को चौकन्ना रहने को कहता है, क्योंकि इससे पहले वो बाकी 4 ब्रेव से मिले उन्हें मारने की कोशिश की जाएगी। ऐसा पिछले 6 ब्रेव में से एक के साथ हुआ था। ये सुन नाशितान्या थोड़ा घबरा जाती है। एडलेट उसे हंसने को कहता है, वैसे भी फाइट उन्हें अभी नहीं करनी है। नाशितान्या से ये नहीं हो पा रहा था, उसके हाथ अब तक कांप रहे थे। तो एडलेट उसे हंसाने के लिए फनी फेसेस बनाने लगता है, जिस पर वो हंस भी देती है। डर में हंसते रहना ये भी एडलेट के मास्टर ने उसे सिखाया था। अब रास्ते में उनकी नजर एक फैमिली पर पड़ती है, जो किसी से डर कर भाग रहे थे। असल में फींड्स ने इनके गाँव पर हमला कर दिया है। वो उन्हें बचाने तेजी से आगे चल पड़ते हैं। एडलेट को शक था कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। एडलेट और नाशितान्या मिलकर 3 फींड्स को खत्म कर देते हैं। एडलेट एक फ्लूट बजाता है, जिससे सभी फींड्स का ध्यान उस पर आ गया था। एडलेट उन्हें खत्म कर देता है, पर नाशितान्या भी उसे पीछे से कवर दे रही थी, इसीलिए उनका ध्यान नाशितान्या पर भी आ गया था। तब एडलेट तलवार फेंककर उस फींड की गर्दन उड़ा देता है। इसके बाद सभी विलेजर्स को रेस्क्यू कर लिया गया था, पर फिर पता चलता है कि एक टूरिस्ट गर्ल यहाँ मौजूद नहीं है। एडलेट उसे बचाने जा रहा था, पर नाशितान्या उसे रोक देती है। ये फैसला करना उसके लिए भी मुश्किल था, लेकिन अभी डीमन गॉड को रोकना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ वो 2 सबको नहीं बचा सकते। ये बात तो एडलेट को भी समझ आ रही थी, पर वो उसकी बात को नहीं मानता और उस लड़की को बचाने निकल पड़ता है। उसे यकीन है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ये दोनों काम कर सकता है। नाशितान्या भी उसके पीछे आ रही थी, पर यहाँ और फींड्स आ जाते हैं। एडलेट देखता है कि गांव तो पूरा तबाह हो चुका है, लेकिन कई फींड्स तो यहाँ पहले से ही मरे हुए हैं। उनके सिर में आयरन बॉल थी, उस पर अब तक गन पाउडर का स्वाद था। एडलेट जिस लड़की को बचाने यहाँ आया था, उसके हाथ में गन और एक पपी था। एडलेट की नजरें उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। उस लड़की ने एक डॉग के बच्चे को बचाया था। एडलेट उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उस पे बंदूक तान देती है। एडलेट उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो अच्छा इंसान है। एडलेट को लगता है कि ये लड़की 6 ब्रेव में से एक है। वो उसे गन नीचे करने को कहता है, तो वो गोली ही चला देती है। वो एक और बुलेट क्रिएट कर एडलेट से पूछती है, क्या वो उसे मारने यहाँ आया है? इधर नाशितान्या ने सभी फींड्स को मार दिया था, पर इस बीच उसके घोड़े की मौत हो गई। तभी एक घुड़सवार वहाँ आता है। नाशितान्या ने एडलेट की उम्मीद की थी, लेकिन वो गोल्डीफ था। वो भी ब्रेव ऑफ द 6 फ्लावर के लिए चुना गया है, पर वो सिर्फ यही बताने नहीं आया है। वो यहाँ प्रिंसेस की सुरक्षा के लिए आया है, और इसके लिए वो जान देकर भी अपना फर्ज निभाएगा। पर वो कहती है कि अब हम दोनों ही ब्रेव्स हैं, तो अब उन दोनों को ही एक दूसरे की रक्षा करनी होगी, जिसके लिए ब्रेव मानता नहीं है। खैर, वो उससे ब्रेव किलर के बारे में पूछती है। गोल्डीव उसे ढूंढ तो नहीं पाया, पर उसे पता चला है कि ब्रेव गर्ल व्हाइट हेयर गर्ल है, जिसके पास गन है और उसका नाम फ्लेमी है। पियाना टूर्नामेंट की वजह से उसने एडलेट का नाम पहले भी सुना था, जिसने कायरता से सबको वहां हराया था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, इसीलिए वो हर तरीका आजमाता है जीतने के लिए। फ्लेमी बताती है कि वो भी एक ब्रेव है, और साथ ही उसके पास सेंट ऑफ द गन पाउडर की ताकत है, लेकिन वो बाकी ब्रेव्स के बिना डीमन गॉड को हराएगी। इसीलिए अच्छा होगा कि कोई ब्रेव उसके बीच में ना आए।
इसके बाद वो गन शूट करके भाग जाती है। एडलेट भी अपना सामान उठाता है और फ्लेमी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसने उसे चकमा दे दिया था। तब एडलेट पेड़ पे चढ़ के दूरबीन से फ्लेमी का पता लगाता है। फ्लेमी भी हैरान थी कि एडलेट उसके करीब पहुंचता जा रहा है। अंत में वो उसको पकड़ ही लेता है। वो एडलेट को वार्न करती है कि अगर वो उसका पीछा ऐसे ही करता रहा तो वो उसे मार देगी। इस बार एडलेट का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि डीमन गॉड को हराने के लिए 6 ब्रेव्स का साथ आना जरूरी है। अकेले डीमन गॉड का सामना करने की इच्छा बस एक बचपना है। वो पूछता है कि क्यों वो दूसरे ब्रेव से नहीं मिलना चाहती। उसका कहना था कि ऐसा करने से वो उनके हाथों मारी जाएगी, और अगर उसने इसके पीछे का कारण एडलेट को बताया तो वो दोनों भी एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो उसे उससे दूर रहने को कहती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन एडलेट उस पर स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और उसके बुलेट बैग को छीन लेता है। उसका कहना था कि वो उसके साथ जाएगा, चाहे तो वो उसे सिंगल बुलेट से मारने की कोशिश कर सकती है। फ्लेमी अपने बुलेट बैग की वजह से उस पर हमला नहीं कर पा रही थी। वो कहता है कि अगर उसे बाकी ब्रेव से मरने का डर है तो वो है जो उसे बचाएगा, इसीलिए वो उसे उसके साथ चलने को कहता है और फ्लेमी के आगे आगे चलने लगता है। फ्लेमी भी अपनी गन डाउन कर लेती है, पर एडलेट की फट रही थी। उसे डर था कि कहीं सच में फ्लेमी उस पर गोली न चला दे, इसीलिए छोटे शीशे से वो उस पे नजर अड़ाए बैठा था। गांव में 2 फिएंड्स और देखे गए थे जिनको गोल्डीव अकेला खत्म कर देता है। इस बीच एडलेट का घोड़ा भी वहां आ जाता है। उसके ऊपर एक संदेश था जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि एडलेट को एक और ब्रेव मिल गया है और अब वो उसके साथ ही आगे जा रहा है। नाशितान्या को उसकी चिंता थी, पर गोल्डीव को वो पसंद नहीं है। एक तो उस टूर्नामेंट के हादसे की वजह से, और शायद दूसरा भी कोई कारण था। यहाँ एडलेट और फ्लेमी भी डीमंस की धरती की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में वो फ्लेमी की गन के बारे में पूछता है, क्योंकि कोई गन फींड का शिकार नहीं कर सकती, जबकि गांव में उसने फींड्स की लाशों का ढेर बिछा दिया था। और एडलेट ने कभी गन पाउडर संत के बारे में भी नहीं सुना। फ्लेमी उसके कोई सवालों का जवाब नहीं देती, उल्टा वो उसकी इंसल्ट और कर देती है। एडलेट शांत हो गया था तो फ्लेमी उससे बोलती है कि अगर उसे नशितान्या की इतनी ही चिंता हो रही है तो वो उसके पास वापस क्यों नहीं चला जाता। तो एडलेट ये कहते हुए शर्माता है कि वो नशितान्या के लिए इतना चिंतित नहीं है जितना वो उसके लिए है। वैसे फ्लेमी को नहीं लगा था कि नशितान्या चूजन 1 निकलेगी, उसके हिसाब से वो उसके लायक नहीं है। अब रास्ते में आगे बढ़ते वक्त फ्लेमी एडलेट से कहती है कि अगर वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और एडलेट जीत जाता है तो वो भले ही उसके शरीर के टुकड़े कर सकता है, बस वो उसे पूरी तरह न मारे, क्योंकि वो डीमन गॉड को हराए बिना मरना नहीं चाहती। डीमन गॉड की धरती ठीक उनके सामने थी। वहाँ की हवाओं में डीमन गॉड का जहर बह रहा है। कोई आम इंसान वहाँ एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन ब्रेव ऑफ द 6 फ्लावर के पास गॉडेस ऑफ फेट का आशीर्वाद है। अब जिस गांव को उन्हें पार करना है वहाँ बहुत ही गर्मी है। फ्लेमी कहती है कि अगर वहाँ कोई ब्रेव दिखा तो वो तुरंत भाग जाएगी। एडलेट उसकी सुरक्षा के लिए उसे उसका बैग वापस दे देता है, पर दरवाजे पे उन्हें पता चलता है कि उनसे पहले यहाँ 2 ब्रेव्स आए थे, लेकिन वो 2 दिन पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। हमें पता चलता है कि ग्वेनबेर आर्मी के सिपाही बड़ी तादाद में फींड्स के हमले में मारे गए हैं और अब ये सिर्फ कुछ ही बचे हैं। यहाँ वो कोई ऐसी चीज की रक्षा कर रहे हैं जिसकी रक्षा उन्हें हर एक की जान देकर भी करनी होगी। असल में ग्वेनबेर के राजा ने 6 ब्रेव्स की मदद करने के लिए रहस्यमय तरीकों से फॉग संत, इल्यूजन संत और सेल्थ संत की ताकत से एक ताकतवर सील तैयार की है ताकि फींड्स को जंगल में कैद किया जा सके। फींड्स पानी को पार नहीं कर सकते, तो इस रेड जोन को सील करने से कई फींड्स इसके अंदर फंस जाएंगे जो फिर लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। वहाँ एक मंदिर है जिसको सेल संत की बनाई दीवारों और फॉग संत के फॉग से सुरक्षित किया गया है। उस मंदिर के अंदर से ही बैरियर को एक्टिवेट किया जा सकता है। 6 ब्रेव्स में से एक माउंटेन संत खुद उस रेड जोन में मौजूद है, जहाँ वो सभी ब्रेव्स के इकट्ठा होने का इंतजार कर रही है। ऐसा हो जाने पर मोरा बैरियर को एक्टिवेट करने का सिग्नल देंगी, लेकिन अगर सबके साथ आने से पहले ये लोग यहाँ मारे जाते हैं तब बैरियर को 6 ब्रेव में से ही किसी को एक्टिवेट करना होगा। यहाँ टेम्पल के अंदर के डिवाइस का डुप्लीकेट मौजूद है। इसमें स्वॉर्ड घुसाकर राइस और फॉग कहने से बैरियर एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद वो लोग रैंडी जुएस की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में एडलेट फ्लेमी को ब्रीव्स के साथ लड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर उसकी ये प्यारी प्यारी बातें फ्लेमी को उकसा रही थी एडलेट को मारने के लिए। तभी फ्लेमी पर हमला हो जाता है। वो नाशितान्या थी और गोल्डी भी फ्लेमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडलेट बीच में आ जाता है। वो फ्लेमी और नशितान्या के बीच हो रही फाइट को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर कोई पीछे हटने को राजी ही नहीं था।
किसी तरह एडलेट उन्हें दिखाता है कि फ्लेमी उनमें से ही एक है, लेकिन नशितान्या उसे फ्लेमिंग की दूसरी साइड दिखाती है कि वही ब्रेव किलर है। फ्लेमी ने भी मान लिया था कि उसने ही सभी उन वॉरियर्स को मारा है जिनके अंदर भी ब्रेव ऑफ द 6th फ्लोर बनने का पोटेंशियल था। नशितान्या और गोल्डी भी उसके टारगेट थे, पर उसने एडलेट की उम्मीद नहीं की थी कि उसके जैसा कोई ब्रेव बन सकता है। एडलेट उससे सन ऑफ सन के बारे में पूछता है, पर वो भी उसके बारे में नहीं जानती थी। हमें पता चलता है कि फ्लेमी सभी पोटेंशियल ब्रेव्स को इसीलिए मार रही थी ताकि गॉडेस को ब्रेव चूज करने के लिए सिर्फ कमजोर ही लोग बचे, जिससे डीमन गॉड वापस रिवाइव हो जाएगा। अब नशितान्या और गोल्डी फ्लेमी को मारने आगे बढ़ते हैं, लेकिन एडलेट फिर से बीच में आ जाता है। उसे यकीन था कि डीमन गॉड को जगाने वाला कभी 6 ऑफ द ब्रेव के लिए नहीं चुना जाएगा। उसने उन्हें मारा होगा, पर डीमन गॉड की मदद करने के लिए नहीं। फ्लेमी की कोई बड़ी वजह है जो वो डीमन गॉड से बदला लेना चाहती है। फ्लेमी हाँ बोलती है, पर एडलेट के अलावा कोई उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा था, तो फ्लेमी के लिए वो नशितान्या और गोल्डीव से लड़ने को भी तैयार था। नशितान्या अपने आप को और गोल्डीव को रोक देती है। उसे फ्लेमी पे तो भरोसा नहीं था, लेकिन वो एडलेट पे यकीन करती है। एडलेट पर नशितान्या का इतना यकीन देखकर गोल्डीव को बुरा लगता है। खैर, अब वो सब संत ऑफ द माउंटेन के पास जाने का फैसला करते हैं। एडलेट फ्लेमी को उसे शुक्रिया अदा कहने को बोलता है क्योंकि उसने उसकी जान जो बचाई है, पर फ्लेमाइन मना कर देती है। उनको इतना करीब देखकर नशितान्या एडलेट को ताना मारती है। अब जब एडलेट भी आगे बढ़ रहा था, तब गोल्डीव उसके रास्ते में खंबे की तरह खड़ा हो जाता है। वो एडलेट से पूछता है कि उसने नशितान्या का दिल कैसे जीता। एडलेट उसे समझाता है कि जैसा वो सोच रहा है उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे बताता है कि प्रिंसेस उस पर कितना भरोसा करती है। वो उसे उसका ध्यान रखने को कहता है, पर जाहिर सी बात है उसे ये गोल्डीव को समझाने की जरूरत नहीं। अब जंगल पार करते वक्त उनकी नजर उड़ते हुए फींड्स पर जाती है जो शायद टेम्पल पर बमबारी कर रहे थे। वो लोग तेजी से टेम्पल की ओर भागते हैं, पर बहुत बड़ा फींड का झुंड उनके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा था। गोल्डीव अकेला उन पर टूट पड़ता है, जिससे वो चारों तरफ से घिर गया था। नशितान्या उसे कवर देती है। यहाँ पर फ्लेमी, गोल्डी, नशितान्या फींड्स को संभाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एडलेट टेम्पल की ओर बढ़ रहा था। हम देखते हैं कि मंदिर को गोल पिलर से घेरा गया है जिनको फींड्स पार नहीं कर सकते, और इसकी मजबूती का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि बमबारी के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ है। मंदिर के बाहर एक औरत घायल पड़ी थी। वो एडलेट को उसकी फिक्र ना कर उसे जल्दी से टेम्पल के अंदर जाने को कहती है, पर दरवाजे को खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी जो कि उस पे थी नहीं, तो वो गेट को बम से ही उड़ा देता है। अब जब एडलेट उसके अंदर जाता है तभी कुछ सिपाही उस पर हमला कर देते हैं जिनको एडलेट ने आसानी से हरा दिया था। एडलेट देखता है कि जो वो औरत वहां घायल पड़ी थी असल में वो एक इच्छाधारी फींड थी। एडलेट उसे मारने को चाहता है, पर अचानक ही वहां फॉग फैलने लगता है जिसका मतलब साफ था। एडलेट टेम्पल के अंदर जाकर देखता है तो किसी ने बैरियर को पहले ही एक्टिवेट कर दिया था। तभी फ्लेमी, नशितान्या और गोल्डी भी वहां जाते हैं। उन्हें लगा कि बैरियर एडलेट ने एक्टिवेट किया है, लेकिन वो कोई और था जो तुरंत ही यहाँ से गायब हो गया है और अब वो लोग इस रेड जोन के अंदर फंस गए हैं। गोल्डीव इस उम्मीद में तलवार को बाहर निकालता है कि बैरियर बंद हो जाएगा, लेकिन कोहरा अब तक नहीं हटा था। इतिहास में एक और सेल्टसन था जिसने ऐसा ही एक बैरियर बनाया था। जब दुश्मन खत्म होने की कगार पर आ गए तब उन्होंने ब्लड सेक्रीफाइस करके बैरियर को रोका था, पर ये तरीका यहाँ काम नहीं आता। नशितान्या घबराहट में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसने बैरियर के पत्थर को भी तोड़ दिया था। तब फ्लेमी उसका हाथ पकड़ के उसे शांत करती है। उसी वक्त एक छोटी बच्ची टेम्पल के अंदर घुस आती है। वो बताती है कि वो संत ऑफ द स्वॉर्म है और उसका नाम रोजो है और वो भी 6 ब्रेव में से एक है। एडलेट भी उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये लड़की दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान है और ये बात एडलेट भी जानता है, पर मानता नहीं है। पर उसे भी फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस फ्लेमी को मारना है। वो उसको मारने ही वाली थी, पर नशितान्या उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि वो उनमें से ही एक है, लेकिन वो यकीन नहीं करती क्योंकि फ्लेमी ब्रेव किलर है। तभी एक लड़की और वहां आ जाती है। यही माउंट संत मौरा है। वो रोजो को शांत कर देती है क्योंकि इससे बड़ी पहेली उन्हें यहाँ सॉल्व करनी थी। मौरा हंस नाम के एक शख्स को अंदर बुलाती है जो कि 6 ब्रेव में से एक था, पर अब यहाँ 7 ब्रेव मौजूद हैं, यानी इनके बीच कोई बहरूपिया है।
पर सातों के पास ही ब्रेव चिन्ह था। लेकिन ये सच होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ना ही ब्रेव 6 से ज्यादा हो सकते हैं और ना ही कम। इन सातों में से ही कोई एक डीमन गॉड से मिला हुआ है। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एडलेट और हैंस बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बैरियर एक भूल भुलैया थी जो घुमा फिरा के उन्हें वही जगह वापस ले आता है। वो लोग हार मान के वापस टेम्पल में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा शक फ्लेमी पे था, तो उन्होंने फ्लेमी को बंदी बना लिया है। वैसे मौरा को 2 रास्ते पता चले हैं जिससे बैरियर को बंद किया जा सकता है, पर वो दोनों ही लगभग अभी के लिए नामुमकिन है, क्योंकि बैरियर को उसे शुरू करने वाला ही बंद कर सकता है और उसके मरने पर भी बैरियर खुद ही बंद हो जाएगा। रोजो को यकीन था कि फ्लेमी ही कल्प्रिट है और उसके मरते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर एडलेट उसे ऐसा करने नहीं देता। मौरा के पास इससे बेहतर आइडिया था। वो सभी को अपने बारे में बताने को कहती है, जिससे कल्प्रिट को ढूंढने में आसानी होगी। सबसे पहले एडलेट इस चीज की शुरुआत करता है। हमें पता चलता है कि एडलेट के माँ बाप नहीं है और उसका यूं अपने आप को सबसे ताकतवर कहना बाकी सबको इरिटेट कर देता है। और इसके बाद नशितान्या और गोल्डीव अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। गोल्डीव की बातों से ये साफ पता चल रहा था कि वो एडलेट को पसंद नहीं करता। अगली थी मोरा, जो हर एक टेम्पल की लीडर है। उसका काम टेम्पल की ताकत का गलत यूज होने से रोकना है। यहाँ तक कि वो अब तक के 78 संत का नाम और उनका चेहरा भी याद है उसे, लेकिन वो भी फ्लेमी के संत ऑफ गन पाउडर के बारे में नहीं जानती थी। इसके बाद रोसो की बारी आती है और हमें पता चलता है कि फ्लेमी और रोसो पहले भी एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, जहां फ्लेमी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी थी। इससे अगला था हैंस, जो कि एक असेशियन है, यानी वो पैसों के बदले दूसरों की सुपारी लेता है। यानी ब्रेव्स के लिए उन्हें ही चुना जाता है जो डीमन लॉर्ड को मारना चाहते हैं और मार सकते हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं। अब फ्लेमी की बारी थी। वो मोरा को उसका आई पैच उतारने को कहती है। उसके माथे पर सींग था और उसकी एक आंख भी लाल थी। हमें पता चलता है कि फ्लेमी हाफ फींड और हाफ ह्यूमन है। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाती है। लगभग 20 साल पहले कुछ फींड्स इंसानों की बस्ती में घुस आए। उनका मकसद एक ऐसे मोहरे को ढूंढना था जो डीमन लॉर्ड के जागने पर ब्रेव्स के खिलाफ लड़ सके। न जाने फ्लेमी के फादर, जो कि एक इंसान थे, वो एक फींड के साथ करने के लिए कैसे मान गए होंगे। पर फ्लेमी की माँ, जो कि एक फींड थी, उसके प्रेग्नेंट होते ही उसने फ्लेमी के फादर को मार दिया। फ्लेमी का जन्म हुआ और उसकी परवरिश फींड्स के बीच ही हुई। इसके बाद उसकी माँ और उनके साथियों को वापस डीमन की धरती ले जाया गया, जहाँ उनसे जबरदस्ती गन पाउडर गॉड का मंदिर बनवाया गया और वहीं से फ्लेमी को उसकी ताकत मिली, जिसके बाद उसने डीमन गॉड के जागने में उसकी मदद की। फ्लेमी हाफ ह्यूमन हाफ फींड है, पर वो अपने आप को फींड ही मानती है और डीमन गॉड की पूजा करती है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो डीमन गॉड को खत्म करना चाहती है? अगर वो ये बताएगी भी तो कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। एडलेट उन सबको रोकता है और याद दिलाता है कि बैरियर को सिर्फ ह्यूमंस ही एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि फ्लेमी के लिए नामुमकिन है। हांस उसको याद दिलाता है कि फ्लेमी ने उस बैरियर को भी पार किया है, जिसके अंदर फींड घुस भी नहीं सकते। हालांकि देखा जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि कौन सच बोल रहा है। 7th ब्रेव कोई भी हो सकता है, पर हांस को नहीं लगता कि फ्लेमी ब्रेव है, क्योंकि अगर वो 7th ब्रेव होती तो उसके पास पूरा मौका था एडलेट को मारने का। वो इजीली उसकी जगह ले सकती थी, जिससे 7th ब्रेव के होने का सवाल ही नहीं उठता। वो लोग एडलेट को एक्सप्लेन करने को कहते हैं कि बैरियर शुरू कैसे हुआ था। एडलेट उन्हें सारी बात सच सच बता देता है, जो सुनने के बाद अब हैंस को एडलेट पे शक होने लगता है, क्योंकि एडलेट का मानना था कि उसके दरवाजा तोड़ते ही बैरियर शुरू हो गया था। पर ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आने का इस दरवाजे के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। और ये दरवाजा भी खास है, जो एक बार खुलने पर वापस बंद नहीं हो रहा। यानी सबसे पहले इस टेम्पल में एडलेट ही आया था, जो कि एक सबूत ये सिपाही हैं जिन्होंने एडलेट पर हमला किया था। ये इस टेम्पल के रक्षक हैं, जो घुसपैठियों को अंदर आने से रोकते हैं। सबका शक अब एडलेट पर जा चुका था। एडलेट अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कई एक्सप्लेनेशन देता है, पर उसकी कोई भी बात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। नशितान्या इस इल्जाम पर यकीन नहीं करना चाहती। फ्लेमी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और गोल्डीव का तो उससे वैसे ही एक पर्सनल इशू है। वो तो उस पे जानलेवा हमला ही कर देता है। सबको यूं अपने खिलाफ देख एडलेट फ्लेमी को बंदी बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर भागते दौरान हांस ने उसे घायल कर दिया था, लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर पाते। वो उनसे दूर तो आ गया था,
पर खंजर की वजह से जो उसका इतना खून बह चुका है, अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फ्लेमी के ऊपर से भी जहर का असर जल्द ही उतर जाएगा। वो खंजर को निकालने की कोशिश करता है पर बेहोश हो जाता है। यहाँ मोरा और हांस एडलेट को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें पता था कि फ्लेमी अभी जिंदा है, क्योंकि किसी भी ब्रेव के मरने पर ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर के मार्क पे से उसकी पंखुड़ी गायब हो जाएगी। इधर हम वापस एडलेट को देखते हैं, जिसको अब जाके होश आया है और फ्लेमी को भी होश आ चुका था। उसने अपने कपड़ों से एडलेट की मरहम पट्टी की है, जिससे एडलेट को ये गलतफहमी हो गई थी कि फ्लेमी उसके साथ है। उसने उसकी मदद इसीलिए की क्योंकि उसे एडलेट पर 99% ही शक है कि वही सेवंथ ब्रेव है। फ्लेमी को यहाँ ठंड लग रही थी, तो एडलेट यहाँ आग जलाने की कोशिश करता है, पर लड़की को इम्प्रेस करने का मौका फुस हो जाता है क्योंकि उससे आग जल ही नहीं रही थी। फिर फ्लेमी अपने गन पाउडर से आग जलाती है। खैर, एडलेट फिर से सेवंथ ब्रेव की पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करता है, पर सारी सुइयां एडलेट की तरफ ही इशारा कर रही थी। फ्लेमी को भी एडलेट ही दोषी लगता है, लेकिन अगर एडलेट को कुछ देर के लिए दोषी ना माना जाए तो जिस वक्त बैरियर शुरू हुआ था उस वक्त फ्लेमी नशतानिया गोल्डी फींड से लड़ रहे थे। मोरा और हांस भी मंदिर की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन रोजो का क्या? उस वक्त वो कहाँ थी ये तो किसी को भी नहीं पता। फिर भी उसके ताकतवर होने के बावजूद कुछ मामलों में ये उसके लिए भी नामुमकिन है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि सेवंथ ब्रेव अलग हो और बैरियर को शुरू करने वाला अलग हो। लेकिन अगर वो चाहते तो वो बिना सेवंथ ब्रेव के भी कर सकते थे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ब्रेव्स को कैद करना ही नहीं था। वो उनके बीच शक पैदा कर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यानी एडलेट को मरवाना चाहते थे। एडलेट इस गलतफहमी में जी रहा था। खैर, यानी एडलेट को पहले एट्थ को ढूंढना होगा, पर उसके लिए ये अकेले मुश्किल है। वो फ्लेमी से मदद मांगता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे खुद उसकी बातों पे यकीन नहीं है। फिर भी एडलेट हंस रहा था। उसकी हंसी के पीछे वजह थी। हालात इतने बुरे हैं कि उसे अपने ही साथियों से बच के एट्थ को ढूंढना है, दुश्मनों के प्लान को नाकाम करना है और अपनी बेगुनाही को साबित करना है, और ये सब उसे अकेले करना है। आज पहली बार फ्लेमी किसी के बारे में जानना चाहती थी। वो हैरान थी कि एक मामूली इंसान जिसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, वो कुछ हथियारों के साथ इतना ताकतवर कैसे हो गया। ये सब एडलेट के पागल मास्टर की वजह से है। उनके ऊपर फिंड्स को मारने का जुनून सवार था। उनकी ट्रेनिंग, पढ़ाई और साइंस की तकनीकों ने आज उसे इतना काबिल बनाया है। फ्लेमी एस्ट्रो स्पाइकर को जानती थी क्योंकि वो भी उसकी हिट लिस्ट में थे, पर जहाँ तक उसे पता है उनकी कड़ी ट्रेनिंग को कोई झेल नहीं पाता था। और अगर एडलेट ये कर पाया है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। असल में एक दिन एडलेट के गांव एक अजीब सा फींड आया था और सुबह उन्हें पता चला अब ये डीमंस की जमीन है और यहाँ रहने वाले सारे इंसान उनके गुलाम। वो धमकी देकर गए थे कि जो इसका विरोध करेगा वो अपनी जान से जाएगा। एडलेट ने सबको खो दिया। उसका दोस्त मारा गया। उसकी बहन ने उसको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पूरे गांव में बस एडलेट था जो जिंदा बच गया था। इसके बाद उसके पास ताकतवर बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसमें फींड्स को मारने का जुनून सवार था। एस्ट्रो ने उसे सिखाने से मना कर दिया, लेकिन उसके अंदर का जुनून और जो उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था फींड्स के लिए, वो देख वो उसकी हालत खस्ता कर देता है और कहता है हंसो। वो एडलेट को मारता है और उसे हंसने को कहता है, क्योंकि जो बुरे से बुरे हालात में हंस जाए वही ताकतवर होता है। फ्लेमी उस फींड को जानती थी। वो उन 3 फींड्स में से एक है जो फींड्स पे राज करते हैं, और साथ ही उसे ही हाफ फींड को जन्म देने का तरीका पता था। यानी उसी ने ही फ्लेमी की माँ को भेजा था इंसानों की बस्ती में। फ्लेमी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, जिसके बदले में उसे प्यार मिलता भी था। उसने अपनी माँ के कहने पर कई लोगों को मारा बिना कोई सवाल किए, पर यह भी एक सच था कि उसकी रगों में इंसानों का गंदा खून बह रहा था। तो डीमन लॉर्ड तक पहुंचने के लिए उसे अपने आप को साबित करना था, जिसके लिए उसने दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान यानी रोज को मारने की कोशिश की। पर बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर वापस डीमन की धरती पर आ पाई, जहाँ उसकी नाकामयाबी पर उसकी ही माँ ने उसे मारने की कोशिश की। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो तो एक कठपुतली थी जिसको धोखा मिलने के बाद भी दर्द नहीं हुआ। उस झूठे प्यार का बदला वो डीमन गॉड को मार के अपनी माँ को जिंदा लाश बनाकर लेना चाहती है। पर अब उसे यकीन हो गया है कि एडलेट ही 7th ब्रेव है, क्योंकि उसने एक बार भी उसकी कहानी पर शक नहीं किया।
लेकिन वो कहता है कि उसने तो उसे कभी दुश्मन माना ही नहीं, क्योंकि वो दोनों ही एक जैसे हैं, उन दोनों ने ही अपने घर छोड़े हैं। बट एडलेट यहाँ क्लियर कर देता है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे प्यार करता है। फ्लेमी उसे दिमाग कम चलाने को कहती है और वैसे भी उसे अभी भी उस पे शक है। वो एडलेट को गन पाउडर मटेरियल देती है जो किसी पर भी मारने से फट जाएगा बिना कोई धुएं और आवाज किए। पर फ्लेमी को पता चल जाएगा कि इसका यूज किया गया है। इसके बाद फ्लेमी भी वापस चली जाती है और यहाँ भी उसने अपनी कहानी बता दी थी और उसने यहाँ ये झूठ कहा कि एडलेट उसे लड़ते वक्त बचकर भाग गया था। लेकिन हांस को अभी भी उस पर शक है। उसे तो लगता है कि एडलेट और फ्लेमी निब्बा निब्बी हैं और यहाँ फ्लेमी एडलेट को बचाने की कोशिश कर रही है। खैर, वो लोग एडलेट को ढूंढने के लिए कुछ ग्रुप्स में डिवाइड होने का फैसला करते हैं, जहां 2 ग्रुप्स एडलेट को ढूंढने जाएंगे और एक यही इंतजार करेगा एडलेट के वापस आने का, क्योंकि हो सकता है कि एडलेट अपने वेपन्स को वापस लेने आए। पर रोजो बाहर जाकर खेलना चाहती थी, जिस कारण हांस को यहाँ अकेले रुकना पड़ता है। मोरा फ्लेमी के साथ जाती है और गोल्डीव और नशतानिया एक साथ जाते हैं। सबके जाने पर एडलेट भी टेम्पल की तरफ बढ़ रहा था, इस उम्मीद से कि वो एड्स के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ पाएगा और उसे अपने हथियार भी वापस चाहिए थे। पर हांस उसके रास्ते की रुकावट बन रहा था। हांस उस पर टूट पड़ता है। एडलेट उस पर एक बॉम्ब फेंकता है जिसको हांस बेकार कर देता है और अपने खंजरों के साथ एडलेट पर भारी पड़ने लगता है। उसने उसे दबोचकर उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया था और पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है। पर एडलेट उसे कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वो 7 था ही नहीं। तो हांस ने भी फैसला कर लिया था कि वो उसे खत्म कर देगा। तभी एडलेट एक और ग्रीन स्मोक ब्लास्ट करता है जिसका धुआं दोनों की आंखों में चुभने लगता है। एडलेट किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आंख न खोल पाने के बावजूद हांस उस पे सटीक निशाने लगा पा रहा था। वो एडलेट की हलचल सुनकर ही उस पे निशाने लगा पा रहा था। उसे समझ आ चुका था कि वो हांस से भाग नहीं पाएगा, इसीलिए एडलेट भी अपने सारे स्पेशल हथियार उतार देता है। उसने फैसला किया है कि वो उससे आमने सामने की फाइट लड़ेगा। पर हांस जानता था कि ये एडलेट की कोई चाल भी हो सकती है। वो हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा था, जो कि एडलेट भी यही चाहता था। हांस ने हर एक चीज को ऑब्जर्व किया, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि एडलेट की तलवार शूट भी हो सकती है। एडलेट ने जानबूझकर हांस को मारने का मौका छोड़ा ताकि वो उसे यकीन दिला सके कि वो 7th नहीं है। लेकिन हांस को लगता है कि एडलेट एक और कोई नई चाल चल रहा है। पर यह भी एक सच था कि एडलेट अगर 7th होता तो वो हांस को मारने का इतना अच्छा मौका न छोड़कर निहत्था न होता। हांस उस पर यकीन कर लेता है और उसे यकीन करना भी था, क्योंकि असल में 7th तो हांस ही था। एडलेट से बड़ी भूल हो गई थी। वो अपनी बम की बेल्ट उठाने की कोशिश करता है, पर तब तक हांस ने उसकी गर्दन काट दी थी। लेकिन वो जिंदा था, क्योंकि ये तो बस एक आंखों का धोखा था जो हांस ने इस्तेमाल किया था। वो इंसानी फितरत जानता है, इंसान झूठ बोलने में माहिर होते हैं, लेकिन मरते इंसान का चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। हांस को यकीन हो गया है कि एडलेट 7th नहीं है, लेकिन फिर 7th है कौन? यहाँ फ्लेमी भी मोरा को उस जगह ले आई थी जहाँ एडलेट ने रात गुजारी थी, पर यहाँ से वो गया कहाँ है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि आसपास में कोई पैरों के निशान नहीं है। हो सकता है कि वो पेड़ों पे छलांगे मारते हुए गया हो। उनके पास उसे चारों ओर ढूंढने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मोरा कुछ और सोच रही थी। वो फ्लेमी से पूछती है कि क्या उसे 7th ब्रेव के होने का अंदाजा पहले से था। वो फ्लेमी पर शक नहीं कर रही है, वो बस जानना चाहती है। फ्लेमी मना कर देती है। वैसे मोरा को लगता है कि फ्लेमी को एडलेट की चिंता है, क्योंकि जिस वक्त सब लोग फ्लेमी पर शक कर रहे थे उस वक्त इकलौता एडलेट ही था जो उस वक्त उसके साथ खड़ा था। वो बस उसे याद दिलाती है कि एडलेट उनका दुश्मन है और उसको देखते ही उन्हें उसे मार देना है। यहाँ दूसरी तरफ नशितानिया और गोल्डीव उस जगह पहुंच चुके थे जहाँ 6th ब्रेव मिलने वाले थे। यहाँ पर बुझी हुई बोनफायर इस चीज का प्रूफ था कि नशितानिया जिस हांस पर 7th होने का शक कर रही थी वो असल में मोरा के साथ ही था। पर फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं थी। वो प्रिडिक्शन करने लगती है कि किसी तरह हांस ही 7th ब्रेव है। गोल्डीव को बुरा लगता है। वो उसे एहसास कराता है कि उसके कहने से सच नहीं बदलेगा, जिस पर वो गुस्सा होकर उस पे चिल्ला देती है। बट स्टिल उसे अपनी गलती का एहसास जल्दी हो जाता है। पर आज गोल्डीव पूछ ही लेता है कि वो एडलेट पर उससे ज्यादा यकीन क्यों करती है, आखिर वो उसके लिए क्या मायने रखता है। नशितानिया डिसअपॉइंट हो गई थी। वो उसे याद दिलाती है कि दुनिया को बचाने की जंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त उनका साथी खतरे में है।
इसीलिए वो चिंता कर रही है। वो जानती है कि गोल्डीव क्या सोच रहा था, पर इस पे बात करने का ये सही वक्त नहीं है। यहाँ एडलेट और हांस मंदिर की छानबीन कर रहे थे, पर मंदिर में आने जाने का उन्हें ऐसा कोई दूसरा दरवाजा नहीं मिलता। एडलेट बैरियर पर कोई चीज छिड़क रहा था, तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है, पर शायद ये उसका कोई वहम था। पर इससे पहले कोई आ जाए, एडलेट को यहाँ से जाना होगा। पर जाने से पहले हांस एक सवाल एडलेट से पूछता है कि आखिर बैरियर को शुरू कैसे किया जाता है। हांस इसके बारे में नहीं जानता था, क्योंकि वो कभी उन सिपाहियों से मिला ही नहीं। तभी एडलेट को एक पॉइंट हिट होता है। बैरियर के बारे में सब जानते थे सिवाय रोजो और हांस के। एडलेट को रोजो से एक सवाल पूछना है। तभी एडलेट को फिर से किसी के होने का एहसास होता है। वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर रोजो उनका इंतजार कर रही थी। हांस उसे समझाता है कि एडलेट 7th नहीं है और उन्हें 7th का पता लगाने के लिए उससे एक जरूरी सवाल करना है। लेकिन अब रोजो ऊब चुकी है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन असली है और कौन नकली है। वो तो सबको मारने वाली है सिवाय मोरा के, क्योंकि उसे भरोसा है कि मोरा 7th ब्रेव नहीं हो सकती। रोजो अपने मुंह से बहुत सारी उल्टी करती है जो कि स्वॉर्म मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। असल में रोजो के पेट में दलदल है। वो दोनों रोजो से बचते हुए टेम्पल के अंदर जाने लगते हैं, पर टेम्पल का बैरियर उन मॉन्स्टर पर असर नहीं करता। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि वो रोजो के पेट से आए हैं, जिस कारण बैरियर मॉन्स्टर्स को भी ब्रेव समझ रहा है। वो भाग नहीं सकते, तो उन्हें इनका सामना ही करना होगा। लेकिन एक परेशानी और थी कि ये अपने आप को रीजनरेट भी कर सकते हैं। रोजो हांस को अपनी जान बचाने का एक मौका देती है कि अगर वो एडलेट को मार दे और वही 7th ब्रेव निकला तो वो उसकी जान को बख्श देगी। लेकिन उन्हें लगता है कि एक साथ मिलकर उसका सामना करना अच्छा आइडिया है या फिर बेवकूफी भरा आइडिया है। खैर, ये सोचने का उनके पास वक्त भी नहीं था। इन मॉन्स्टर्स को जितना मारो ये उतने ही बढ़ते जा रहे थे। इसीलिए एडलेट रोजो को निशाना बनाने को कहता है, लेकिन जितनी आसानी से उसने कह दिया उतना करना आसान नहीं। ये मॉन्स्टर्स उसकी रक्षा कर रहे हैं। एडलेट कुछ सोचता है और हांस को उसे बचाने को कहता है, क्योंकि उसके पास एक प्लान है। वो हांस को 60 सेकंड बाद सब कुछ छोड़ उसे रोजो की तरफ बढ़ने को कहता है। इन 60 सेकंड में हांस और एडलेट जितने मॉन्स्टर्स को हो सके उतने मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। 60 सेकंड होते ही हांस रोजो की तरफ भागने लगता है। इस बीच एडलेट उसके लिए रास्ता बना रहा था। वो रोजो तक पहुंच ही गया था, लेकिन वो अपने मुंह से एक और मॉन्स्टर को निकाल देती है, जिससे वो टकरा कर वापिस आने लगता है। एडलेट उसकी कमर पर जोर की लात मारता है, जो उसे रोजो तक पहुंचा देती है। हांस ने रोजो के पेट को जकड़ लिया था, जिसके बाद वो उसका मुंह बंद कर उसे बंदी बना लेते हैं। पर अब उन्हें नहीं लगता कि रोजो 7th हो सकती है। एडलेट उससे एक सवाल करता है कि क्या उसे बैरियर के बारे में पता था। रोजो मना कर देती है। अब किसी तरह वापस शक की सुई वापस फ्लेमी पर आ चुकी है। ऐसा सोचा जा सकता है कि एडलेट को जिंदा छोड़ना उसके प्लान में था। फिर भी एडलेट ये नहीं मानना चाहता और वो फ्लेमी से बात करना चाहता है। हांस उसे सतर्क करते हुए बताता है कि फ्लेमी उन सब में सबसे अलग है। उसका सारा जीवन अंधेरे में बीता है, जहाँ ना वो दोस्ती पर यकीन करती है, ना ही प्यार, ना ही भरोसे पे। एडलेट उसकी बात को नहीं मानता और हांस को एक चीज देकर वो जंगल में चला जाता है और एक जगह आकर वो फ्लेमी के दिए गन पाउडर को फोड़ देता है, जिसका पता फ्लेमी को भी चल चुका था। इसके कुछ देर बाद फ्लेमी वहां पहुंच भी जाती है अपनी गन लेके। यहाँ मोरा भी टेम्पल पहुंच चुकी थी और उसे हांस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने एडलेट को जाने दिया। वो मोरा को एडलेट की सच्चाई बताने की कोशिश करता है और बताता है कि एडलेट ने 7th ब्रेव का प्लान पता कर लिया है और यही ये बात वो यहाँ फ्लेमी को बता रहा था। वो बताता है कि बैरियर दरवाजे खोलने पर शुरू हुआ ही नहीं था और ना ही तब हुआ था जब वो लोग अंदर गए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिन्हें भी बैरियर के बारे में पता था उन सभी को उस सैनिक ने ही बताया था। शायद वो 7th से मिला हुआ है, क्योंकि उससे मिलने से पहले किसी को बैरियर के बारे में पता ही नहीं था। यहाँ तक कि मोरा को भी उस सिपाही से ही बैरियर के बारे में पता चला था। यानी 7th और सिपाही मिले हुए हैं और उन्होंने उन्हें गलत तरीका बताया बैरियर को एक्टिवेट करने का, जिसके बाद उन्होंने एडलेट से मंदिर का गेट खुलवाया और उसके दरवाजा खोलते ही उन्होंने पूरे जंगल को कोहरे से ढक दिया, जिससे उन्हें लगा कि बैरियर को एक्टिवेट करके कोई भाग गया है। पर असल में बैरियर एक्टिवेट हुआ ही नहीं था। बैरियर तब एक्टिवेट हुआ होगा जब वो लोग बैरियर को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच 7th ने अपना काम किया होगा। फिर एडलेट पर शक डालकर उनका प्लान पूरा हुआ। यहाँ दूसरी तरफ नशतान्या को हांस के 7th होने का शक है, क्योंकि जब वो सबको अपने बारे में बता रहे थे तब हांस ने नशतान्या को ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। लेकिन जब वो टेम्पल में आया था
तब हांस ने उसे प्रिंसेस कहकर पुकारा था। फिर वो जान के अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? यहाँ फ्लेमी एडलेट को बताती है कि उसकी कही बात सही हो सकती थी, लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई। उसकी जानकारी सन्स के बारे में अधूरी है। भले ही सन्स की पावर गॉडेस की पावर होती है, लेकिन इसके बावजूद इनको इस्तेमाल करने की एक सीमा है। असल में पूरे जंगल को कोहरे से कोई ढक ही नहीं सकता। खुद फॉक्स संत भी अपनी पूरी काबिलियत के साथ जंगल को सिर्फ 15 मिनट तक ही कोहरे से ढक सकती है, और ये भी उसे करने में पूरा 1 साल लग जाएगा। फ्लेमी गन पाउडर से जंगल में एक छोटा धमाका करती है। उस जगह पर बैरियर रखे हुए थे जो कि फॉक्स संत ने बनाए हैं जंगल को कोहरे से ढकने के लिए, और ऐसे ही बैरियर पूरे जंगल में फैले हुए हैं जगह जगहों पर। इनकी जगहों को भी चेंज नहीं किया जा सकता, वरना ये काम नहीं करेंगे। यानी एडलेट की कही हर एक बात बेबुनियाद है। यहाँ मोरा ने भी हांस को पर्दा दिखा दिया था, पर हांस को अभी भी एडलेट पर यकीन है, क्योंकि उसने सिर्फ सबको बचाने की कोशिश की है। मोरा कहती है कि वो बस उनके दिलों के साथ खेल रहा है, वो बस सभी ब्रेव्स को आपस में लड़वाना चाहता है। फ्लेमी के सामने भी एडलेट गलत साबित हो गया था, और अब फ्लेमी उसे जिंदा नहीं जाने देने वाली। एडलेट हमेशा की तरह मुस्कुराता है और उसे रियलाइज करवाता है कि अगर वो मरा तो 7th होने का शक सीधा फ्लेमी पर ही आएगा, फिर वो भी उसकी तरह मारी जाएगी। वो फ्लेमी से उस पर भरोसा करने को कहता है। फ्लेमी शांत पड़ जाती है तो एडलेट भी वहाँ से जाने लगता है। तभी फ्लेमी कहती है कि वो उस पर यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं पाती। उसका मुश्किलों में हंसना, हर बार फ्लेमी को बचाने की कोशिश करना, वो उसके ऊपर फिर से गन दाग देती है। वो सच जानना चाहती है कि एडलेट उस पर यकीन क्यों करता है, और अगर उसने झूठ बोला तो वो गोली चला देगी। अब एडलेट को भी लगता है कि सच बोलने का वक्त आ चुका है। वो उसे बताता है कि उसके सब कुछ खो देने के बाद उसने दिल से सोचना ही बंद कर दिया था, ताकि वो सबसे ताकतवर बन सके। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, कोई अपने दिल के जज्बातों को दबा नहीं सकता। आज एडलेट फ्लेमी से कह देता है कि वो उससे प्यार करता है। हालांकि उसे इसका एहसास ना तो तब हुआ था जब उसने फ्लेमी को पहली बार देखा था, ना तो तब जब उस पे ब्रेव किलर होने का इल्जाम लगा था। उसे फ्लेमी से प्यार है, उसे इसका एहसास खुद अब हुआ है। वो कहता है कि भले ही उसके साथी उस पर यकीन ना करे और भले ही कोई उसे बचाए ना, पर उसके लिए फ्लेमी 7 से भी ज्यादा जरूरी है। वो उस पर कभी शक नहीं कर सकता। फ्लेमी पूछती है कि डीमन गॉड को हराने के बाद वो लोग कहाँ रहेंगे। वो ना तो डीमंस के साथ रह सकती है और ना ही इंसान उसे अपनाएंगे। एडलेट कहता है कि वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, तो क्या वो उसके लिए एक घर नहीं बना पाएगा? फ्लेमी हैरान पड़ जाती है और एडलेट पे गोली चला देती है। उसका कहना था कि एडलेट अब सच में उसका दुश्मन बन चुका है। गन फायरिंग की आवाज बाकियों के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। मोरा हांस को रोजो की निगरानी पे छोड़ देती है और अपने माउंटेन संत की पावर से पूरे जंगल में ये बात फैला देती है कि एडलेट ने हांस को मारने की कोशिश की, जिस कारण वो गंभीर घायल हो गया है। यानी वही 7th ब्रेव है। इसीलिए वो सभी को एडलेट को मारने को कहती है। हांस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रोजो ऐसा होने नहीं देती। अब फ्लेमी के पास भी कोई वजह नहीं थी एडलेट को जिंदा छोड़ने की। यहाँ नशितान्या का यकीन टूटने पर वो पागल हो चुकी थी। उसके ऊपर एडलेट की जान लेने का जुनून सवार हो गया था। फ्लेमी अपने गन पाउडर से एडलेट के यहाँ होने का सबको सिग्नल दे देती है। वो फ्लेमी को टेम्पल की ओर जाने को कहता है, जहाँ सारा सच और मोरा का झूठ सबके सामने आ जाएगा। पर फ्लेमी तो यकीन करने को राजी ही नहीं थी, और ऊपर से उसके फेंके बम उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन रहे थे। एडलेट धुएं में कुछ निडल फेंक के मारता है, जो कि फ्लेमी को लग भी जाते हैं, लेकिन उस मौके पर वो भागा नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि फ्लेमी उस पर यकीन करे। पर फ्लेमी के डार्क पास्ट की वजह से वो एडलेट पर क्या किसी पर भी यकीन करने का भरोसा खो चुकी है। एडलेट फ्लेमी की तरफ बढ़ता है, पर उसके बम उसे दूर फेंक देते हैं। तभी मोरा भी वहां आकर एडलेट पर हमला कर देती है, और अब एडलेट को दोनों ताकतवर ब्रेव से जान बचाकर भागना पड़ रहा था। अब एडलेट भी सबको समझाते समझाते थक चुका है। वो एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है, जिसमें चकमा देकर वो भाग सकता था, लेकिन वो वहीं रुका रहा। मोरा उसको मारने वाली थी, पर फ्लेमी गोली चलाकर उसे रोक देती है, क्योंकि एडलेट ने सरेंडर कर दिया था। एडलेट ने सरेंडर इसीलिए किया है ताकि वो फ्लेमी की बेगुनाही का सबूत दे सके। वो जानता है कि उसके मरने के बाद इल्जाम फ्लेमी पर ही लगाया जाएगा। वो उन्हें एक दवाई दिखाता है, जिसको किसी भी चीज पे छिड़कने से ये पता चल जाएगा कि उसे फील्ड ने छुआ था या नहीं। ये फ्लेमी की बुलेट पे काम कर रही थी, पर जब उसने ये बैरियर पे टेस्ट किया
तो उसे कोई सबूत नहीं मिले कि फ्लेमी ने बैरियर को छुआ था, जो कि ये साफ जाहिर कर देता है कि फ्लेमी निर्दोष है। और ये बात उसने हांस को भी बताई है। फ्लेमी हैरान थी कि एडलेट अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, यानी एडलेट की हर एक कही बात वो सच्ची थी। वहीं मोरा को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब इससे पहले कि सब एडलेट पर यकीन कर लें, वो एडलेट को मारने वाली थी। लेकिन इस बार फ्लेमी उसके साथ थी। वो रो रही थी क्योंकि उसे एडलेट पर भरोसा हो रहा है। मोरा फिर एडलेट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लेमी वहां ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद एडलेट फ्लेमी को लेकर वहां से भाग जाता है। वो शायद मोरा के हमलों से बचकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो भी जाते, अगर नाशितान्या अब तक यहाँ ना आई होती। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था, वो पागल हो चुकी थी। नाशितान्या कई ब्लेड्स को एडलेट की तरफ फेंक देती है, पर फ्लेमी ने उसे बचा लिया था। वो उनको मारने का एक मौका नहीं छोड़ रहे थे। गोल्डी भी अपनी राजकुमारी की धुन में फ्लेमी को मारने की फिराक में था, पर एडलेट उसे बचा लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बचा रहे थे। माहौल धमाकेदार हो चुका था, पर गोल्डिव अब भी कंफ्यूज था कि फ्लेमी एडलेट को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। मोरा उसे बताती है कि एडलेट फ्लेमी को धोखा दे रहा है। फ्लेमी एडलेट को भागने को कहती है। उसे भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भागना पड़ता है, पर अकेली फ्लेमी दोनों को नहीं रोक पाती। एडलेट को हांस को ढूंढना था अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, पर वो हांस को ढूंढ पाता उससे पहले नाशितान्या ने उसे ढूंढ लिया था। वो स्मोक फैलाकर वापस जंगल में भाग जाता है, पर नाशितान्या को चकमा देना इतना आसान नहीं था। नाशितान्या के ब्लेड्स ने एडलेट को काफी घायल कर दिया था, जिससे अब वो आगे भाग नहीं पाता। नाशितान्या ने उसे पकड़ लिया था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं था। एडलेट ठंड से कांप रहा था, उसका खून भी बहुत ज्यादा बह चुका है। तभी एडलेट को एहसास होता है। वो नाशितान्या के हमले को रोककर उसके मुंह पे लात मार के वहां से भाग जाता है। वो अपना सारा सामान उतार कर एक जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर अब गोल्डी उसके रास्ते की रुकावट बन रहा था। वो उसे इतने जोर का धक्का देता है जिससे वो दूर जाकर एक मरे हुए फींड से टकराता है। मोरा भी फ्लेमी को लेकर यहाँ आ जाती है। एडलेट गोल्डी को शुक्रिया अदा कहता है क्योंकि वो यहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये वही जगह है जहाँ उनकी फींड से लड़ाई हुई थी। मोरा और नाशितान्या गोल्डी से एडलेट को मारने को कहते हैं, पर गोल्डी भी उसकी पूरी बात सुनना चाहता था। तभी वहाँ हांस भी रोजो के साथ आ जाता है। नाशितान्या को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी भूल करने को जा रही थी, लेकिन मोरा अभी भी एडलेट को ही दोषी ठहरा रही थी। पर अब लड़ने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एडलेट ने पहेली सुलझा ली है। तो सबसे पहले उन्हें बैरियर को शुरू करने का गलत तरीका बताया गया था, पर यह सच है कि उनके अंदर जाने के बाद बैरियर शुरू हुआ था। यानी जो दरवाजा खुलने के बाद कोहरा फैला था वो सेवंथ का फैलाया हुआ था। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि फॉक्स संत के अंदर ये करने की इतनी काबिलियत नहीं है, पर एक है जो ये कर सकती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब पानी की बूंदें भाप बनकर हवा में मिल जाती हैं, और वहीं जब टेम्परेचर कम होता है तो वही पानी वापस आकर हवा में तैरने लगता है। हमें सफर के दौरान पता चला था कि 1 महीने पहले अचानक सन ऑफ संत कहीं गायब हो गई हैं। इसका शक फ्लेमी पर जाता, लेकिन 3 महीने पहले फ्लेमी को धोखा मिलने के बाद उसने ब्रेव्स को मारना बंद कर दिया था। तो हो सकता है कि सेवंथ और उसके साथियों ने ही रियूरा यानी सन ऑफ संत को किडनैप किया होगा, जिसके बाद उन्होंने उसे ब्लैकमेल किया होगा उनकी मदद करने के लिए। रियूरा ने यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसीलिए जब वो यहाँ आए थे तब यहाँ बहुत गर्मी थी। किले के सिपाही भी सेवंथ के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए उन्होंने बैरियर को एक्टिवेट करने का तरीका गलत बताया, और 6th ब्रेव में से किसी को सही तरीका पता भी नहीं था, और पता होना मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि जिस राजा ने इस बैरियर को बनवाया उसने कभी इसके बारे में किसी को बताया ही नहीं। इसके बाद उन्होंने फींड्स का इस्तेमाल किया और एडलेट से गेट खुलवाया। गेट के खुलते ही उन्होंने रियोरा को मार दिया, जिससे अचानक टेम्परेचर डाउन हो गया और चारों तरफ कोहरा फैलने लगा। जाहिर सी बात है, इसके लिए उन्होंने एक सिग्नल तो जरूर तैयार किया होगा, और वो सिग्नल उस फील्ड ने ही दिया होगा। कोहरा फैलते ही उन्हें लगा कि बैरियर एक्टिवेट हो गया है, जिसके बाद सेवंथ उनके बीच आया और इन लोगों के बीच शक पैदा किया और इंतजार किया शक एडलेट पर आने का, ताकि सब उसे मार दे। लेकिन एडलेट की थ्योरी कितनी सच्ची है वो तो सिर्फ रियूरा की लाश ही साबित कर सकती है। पर ये जंगल काफी बड़ा है, लेकिन छिपाने के लिए यहाँ ज्यादा जगह नहीं है, और सिग्नल को समझने के लिए भी वो मंदिर से ज्यादा दूर नहीं होंगे। दफनाने का सवाल ही नहीं उठता। रोजो यहाँ मौजूद है। अगर ऐसा होता तो अब तक उसे पता चल चुका होता। तभी हांस को कुछ मिलता है। जिस तरह एक पत्ते को छिपाने के लिए जंगल सबसे अच्छी जगह है,
वैसे ही लाशों को छिपाने के लिए लाशों का खंडर। वहाँ एक बड़ा फींड मरा हुआ था जिसको उन्होंने कभी मारा ही नहीं था। हांस उसके पेट को फाड़ता है और उसके अंदर से रियोरा की डेड बॉडी बाहर निकलती है, जिसके बाद अब मौरा को भी एडलेट की बेगुनाही पर भरोसा हो जाता है। लेकिन अब सबके कान ये सुनने को तरस रहे हैं, आखिर सेवंथ ब्रेव है कौन। सबको यकीन हो गया था कि मोरा ही उन्हें धोखा दे रही थी, हालांकि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। तभी रोजो बताती है कि मोरा सेवंथ नहीं हो सकती। उसके मंदिर की जमीन से टकराने से मंदिर के अंदर एक गहरा गड्ढा हो गया, जिसके अंदर से उन्हें एक बक्सा मिला जिसमें वही बैरियर की तलवार और 2 रॉक टैबलेट थे। जिसने इस बैरियर को बनाया उसने एक्स्ट्रा तलवार और पत्थर बनाए ताकि बैरियर को वापस शुरू किया जा सके। उन दोनों पत्थरों में से एक पत्थर पर बैरियर को शुरू करने का तरीका लिखा हुआ था। बैरियर को शुरू करने के लिए पहले तलवार को निकालना था, उसके बाद उस पर खून की बूंदें चढ़ानी थी और फिर उस पत्थर को तोड़ना था। यानी जिसने पहले पत्थर को तोड़ा था वही सेवंथ था और पत्थर को तो नाशितान्या ने तोड़ा था। No, 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 no. Wait. गोल्डीव इस पर यकीन नहीं करता। नाशितान्या भी अपने आप को निर्दोष बता रही थी। यकीन तो एडलेट भी नहीं कर पा रहा था, पर तभी उसे याद आता है कि उसे टेम्पल की तरफ भेजने वाली तो नशितान्या थी। नशितान्या ने भी अब कन्फेस कर लिया था कि वही सेवंथ ब्रेव है और वो ये जानती थी कि जमीन के नीचे वो बक्सा है, पर उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उस पर बैरियर को एक्टिवेट करने का तरीका लिखा होगा। वैसे उसके पास एडलेट और गोल्डीव को मारने का पूरा मौका था, पर उसने ये नहीं किया क्योंकि उसे अपने प्लान के लिए एक बेवकूफ बकरा चाहिए था जो कि एडलेट था। वैसे वो डीमन लॉर्ड की तबाही नहीं चाहती, वो तो शांति चाहती है। एक ऐसी दुनिया चाहती है जहाँ डीमन गॉड फींड्स इंसान बिना लड़े रह सके। इसके लिए वो 6 ब्रेव्स को मार के डीमन गॉड को जगाना चाहती है। उसको लगता है कि वो डीमन गॉड को इंसानों को मारने से रोक सकती है। उसका मकसद इंसानों और फींड्स को एक करना है। पर जाहिर सी बात है कि कुछ तो मौतें होंगी और उसका कुछ से मतलब है कम से कम 5 लाख लोगों की। उन्होंने मिलकर नशितान्या की गर्दन उड़ा दी थी, पर ये उसकी रियल बॉडी थी ही नहीं, या अगर थी तो उसे मारना इतना आसान नहीं है। सब लोग उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं और यहाँ एडलेट अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि सेवंथ ब्रेव नशितान्या थी। फ्लेमी उसके चोटों की मरहम पट्टी करती है। एडलेट उससे पूछता है क्या वो अब भी उससे नफरत करती है। वो कहती है कि जब भी वो उसके पास होती है उसे जीने की चाह होती है। लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। एडलेट बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आया वो टेम्पल में था। नशितान्या बैरियर तोड़कर यहाँ से भाग चुकी है। गोल्डीव अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। एडलेट फ्लेमी से जाकर मिलता है और कुछ देर निब्बा निब्बी वाली हरकतें, जिसके बाद वो लोग तैयार हो जाते हैं डीमस की धरती की ओर जाने के लिए। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसको एडलेट जानता था और ये चीज फ्लेमी को पसंद नहीं आती। खैर हमें पता चलता है कि ये ब्लड संत है और ये भी द ब्रेव ऑफ द 6 फ्लावर में से एक है। यानी यहाँ वापस से 7 ब्रेव हो चुके हैं, मतलब अभी भी इनके बीच में कोई बहरूपिया है। अब इस कहानी की नई शुरुआत में ये फींड भी आने वाला है। यहाँ ग्वेन बियर के राजा भी अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पहुँच चुके थे क्योंकि उन्हें पता चला कि अचानक बैरियर शुरू हो गया है और साथ ही वो ये बताना चाहते हैं कि 2000 फींड्स तेजी से इस जंगल की ओर आ रहे हैं। यानी सेवंथ ब्रेव की पहेली को सॉल्व करने का उन पर वक्त नहीं है। एडलेट किंग को बैरियर को फिर शुरू करने को कहता है और यहाँ इकलौता एडलेट ही है जिस पर किसी को शक नहीं है। वो सब लोग डीमन की धरती की ओर जा रहे हैं डीमन गॉड का सामना करने। और इस कमाल के एनीमे का सीजन 1 खत्म होता है, पर लेकिन एक बुरी खबर है कि इसके सीजन 2 का कोई अता पता नहीं है। न जाने इसका सीजन 2 आएगा भी। पर्सनली आपका डाउट क्लियर करूंगा और अगर मैं नहीं तो 40,000 की इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, कोई भी आपके सवालों का जवाब जरूर देगा। खैर ऐसे ही और कमाल के एनिमीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों पे सेंड कीजिए जो लोग एनिमेज देखते नहीं हैं, ताकि उन्हें पता चले। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है।